टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS, क्लास 1, डायरेक्ट टैक्स कह लो या इनकम टैक्स CA इंटर 1। क्या कहता है? देखो TDS वर्ड का मीनिंग तो क्या है, आप फेमिलियर हो क्या चीज है। इनकम टैक्स कहता है कि यू मस्ट पे योर टैक्स एज मच एज या एज वेल एज यू अर्न। आप कमाओ और भरो, कमा के इधर उधर हो गए फिर कौन ढूंढेगा आपको? जी आराम से देंगे अगले साल। कहता है अगले साल तो उनके लिए है जिनका टैक्स साल का 10,000 रुपये से ड्यू कम बनता हो, एडवांस टैक्स वरना भरना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स क्या है 10,000 से ऊपर बनता है तो, या आपका TDS कट जाए फिर भी कोई चिंता नहीं, सरकार के पास पैसे जमा होने से मतलब है। सरकार आपका TDS काट सकती है, TCS कलेक्ट कर सकती है, आपसे एडवांस टैक्स ले सकती है, बाकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको खुद भी भरना पड़ता है। आपका TDS कट जाए तो पैसे पहुंच गए सरकार के पास, एडवांस टैक्स की शायद जरूरत ना रहे। अगर TDS जो साल भर में कटेगा उसके बावजूद टैक्स पेबल 10,000 से ऊपर बनता दिखता है तो आपको एडवांस टैक्स देना चाहिए। TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, सेक्शन 206, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये सेक्शन 206 के अंदर आएगा। अलग टॉपिक छोटा सा। क्या कहता है? कहता है ये ना बड़ा अजीब है, TDS तो समझ गया कि पेयर बीच में से काट के दे देगा। जैसे बैंक वालों ने आपको 60,000 रुपये ब्याज देना है, वो TDS काट के 10% 54 दे देंगे। बिल्डिंग का रेंट किसी को किराए पे दे दिया आपने, बिल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी को, महीने का ₹1,00,000 किराया है, 10% TDS काट के 90,000 दे देंगे। लॉटरी वाले 30,000 रुपये TDS 30% TDS काट के लॉटरी दे देंगे। तो समझ में आता है पेयर पेई का टैक्स काटता है और सरकार को जमा करवा देता है। ठीक वो सही है। एडवांस टैक्स आपको खुद जमा करवाना पड़ता है। कब? जब साल का TDS वगैरह एडजस्ट करने के बाद, TCS एडजस्ट करने के बाद भी लगता है कि आपका साल का टैक्स 10,000 से ऊपर देना बनेगा तो यू मस्ट डिपॉजिट योर टैक्स इन एडवांस इन 4 इंस्टॉलमेंट। कौन कौन सी? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 15%, 45%, 75% और 100%। ना भरा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सेक्शन 234A-B-C। क्लियर? बाकी आप जो अंदाजे से टैक्स जमा करवाते रहते हैं ना, भाई आपको लगा यार टैक्स जमा करा देना चाहिए या रिटर्न से पहले टैक्स जमा करवाते हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। वैसे तो एडवांस टैक्स जो जमा करवाते हो वो भी क्या है, सेल्फ ही जमा करवाते हो अपने आइडिया से, तो आप खुद से जमा करवाते रहो। अगर आपको लगता है टैक्स बनता है तो करवा दो, वरना कल को क्या फेस करना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट। दिक्कत है। तो TDS क्या है? बड़ा फेमिलियर है, काफ़ी जगह यूज़ करते रहे हैं। सामने वाला पेमेंट काटेगा फिर देगा। ड्यूटी TDS काटने की किसकी है? पेयर की। मुझे किराएदार मेरी बिल्डिंग का ₹1,00,000 महीना किराया दे रहा है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को रेंट पे दे दी, वो मेरा TDS काटेंगे ₹1,00,000 में से क्या हर महीने 10,000। अलग अलग है। मशीनों के किराए पे 2% कटता है। मैंने जनरेटर किराए पे दे दिया जिसका किराया 50,000 रुपये महीना है, तो उसका TDS 10% नहीं है, उसका TDS कितना है? 2%, 1,000 रुपये काटेगा हर महीने। समझे ना? अलग अलग रूल हैं TDS के, पेयर ने काटना है। TCS क्या है? TCS तो चला दिया उन्होंने। क्या है? जैसे कार लेनी है महंगी लग्जरी कार 10 लाख से ऊपर, तो उस पर 1% TCS कटेगा। शराब खरीदते हैं कोई लिकर, फॉरेस्ट्री लकड़ी लुकड़ी खरीदनी है जंगल की या कोई जड़ी बूटियां या कुछ, तो भी उस पर कोयला कायला खरीदना है, उस पर भी TCS का रूल है। बात करेंगे। तो TCS क्या है? TCS ना GST की तरह लग जाता है। जैसे दुकानदार ग्राहक से GST चार्ज करते हैं ना, ऐसे कुछ दुकानदारों को सरकार ने कह दिया शराब बेच रहे हो क्या? कहते हाँ जी, मैन्युफैक्चरर ऑफ वाइन है। कहता तुम जिस बंदे को शराब बेचोगे उससे क्या वसूलो? TCS। मान लो खरीदने वाला 1 करोड़ की शराब खरीदता है ना आपसे, आप दुकानदार हो, उसको कहना 1 करोड़ की शराब होगी, ला GST ला इसके ऊपर। वैसे आपने पढ़ा होगा शराब पे GST नहीं लग रहा, क्या लग रहा है? एक्साइज एंड वैट। चलो वो ला, जो भी लग रहा है एक्साइज वैट ला।
कहता फिर कहता जी एक और चीज ला, कहता TCS ला 1%, 1 करोड़ का 1 लाख। ये क्या हो गया? कहता इनडायरेक्ट टैक्स तो वैट और एक्साइज जो भी है वो तो हो गए, चलो, लेकिन अब ये क्या है TCS? कहता भैया ये इनकम टैक्स वाला टैक्स है। वैसे तो आपने GST पढ़ा, उसमें भी सेक्शन 51-52 हैं TCS TDS के, वो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर डीलर को देता है या सरकार ठेकेदार को पेमेंट देती है, उस पर 1% और 2% के रूल हैं। TDS TCS उसमें भी है। आधी दुनिया को तो यही नहीं पता भी TDS TCS GST वाला है कि इनकम टैक्स वाला है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। GST में भी ये TDS TCS वो अलग है, ये कौन से की बात कर रहा हूँ? इनकम टैक्स वाली। कहता भाई साहब ये कौन सा है? कहते इनकम टैक्स वाला है 1%। कहता कमाल होगी, मैं माल खरीद रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स किस चीज का दूं तेरे को? कहते रूल है। सरकार को ऐसा लगता है तू शराब बेचता है और तू बेच बचा के अपने पैसे डबल करके चलता बनेगा, साल बाद ना दुकान वहाँ होती है ना तू होता है, वहाँ गायब हो जाते हैं। शराब का ठेका 1 साल का या कई बार 2 साल का होता है। हरियाणा में तो ऐसे ही है। दिल्ली में, दिल्ली सरकार बेचती है शराब खुद, कहते सारी कमाई हम खाएंगे, वो खुद बेचती है। हरियाणा में सरकार नहीं बेचती, सरकार क्या देती है? ठेके, टेंडर, भी तुम बेचो साल भर शराब, हमें लाइसेंस फीस दे दो 1 करोड़ 1.5 करोड़, ऐसे है। चलो, ठेकेदार साल कॉन्ट्रैक्ट चलाता है, बिल्डिंग में वो बेचता है शराब, साल बाद दुकान बंद, टेंडर ही खत्म, उसका खत्म हो गया। फिर टैक्स देने ना आए तो इससे अच्छा क्या है? उससे पहले वसूलो। जो मैन्युफैक्चरर शराब बेचता है ना दुकानदार को, वाइन मर्चेंट को, वो क्या लेगा? TCS। सरकार कहती है हमारे हाथ में कुछ तो आ गया, ये बंदा इधर उधर हो जाए तो कम से कम TCS तो हमारे हाथ में आ गया। समझ रहे हो? TCS हर्बल्स, कोई गाड़ी खरीदते हो, मान लो आप गाड़ी खरीद रहे हो 30 लाख वाली, 30 लाख का 1% 30,000 रुपये दुकानदार आपसे एजेंसी वाला क्या लेगा? ठीक है, तो 30 लाख वो दो और उसके ऊपर 30,000 का क्या दो? TCS। GST अभी अलग है। बंदा परेशान है आजकल बाहर, कहता भी क्या क्या बनूँ? कहता है ये आप कहते हो GST, अब ये नई चीज़ सुना रहे हो, पहली बार सुनी है TCS, ये और दूँ मैं आपको। फिर वो नंबर लेना है मैंने, वो कहते हैं रोड टैक्स दे। रोड टैक्स भी तो है, बीमा करवा, RT ऑफिस वाली फ़ीस दे, लाइसेंस हैवी गाड़ी का होना चाहिए। फिर रोड पे चलेगी तो कहता है टोल टैक्स दे। फिर वो क्या लिया था? रोड टैक्स। जब नंबर दिया था कहता वो कुछ और है, कोई बात नहीं, गलत है, वो 2-2 ले रहे हैं, रोड टैक्स इकट्ठा ले रहे हैं, हज़ारों रुपये। जब गाड़ी ली, जब उस पर लग गया रोड टैक्स, तो फिर रोड पे चलने का टोल टैक्स किस चीज़ का है? और जो पेट्रोल डीजल में टैक्स जोड़ रहे हैं वो भी क्या इसी चीज़ का जोड़ रहे हैं कि गाड़ी चलेगी पेट्रोल डीजल के बिना तो नहीं चलेगी, तो पेट्रोल डीजल पे एक ऐसा टैक्स लगा दो कि गाड़ी का खर्चा रोड का अपने आप निकल जाए। पता नहीं कितनी बार टैक्स लेते हैं, बंदा को याद भी नहीं रहता, प्रोफेशनल्स को ही नहीं ध्यान रहता, तो बाकी आम आदमी की तो हालत ही क्या होनी है। चलो, तो वो TCS कम से कम सरकार के पास कुछ आ गया, तो टैक्स साथ की साथ वसूला जाए, जैसे एज वेल एज यू अर्न, तो यू मस्ट डिपॉजिट योर टैक्स। या तो एडवांस टैक्स या TDS कटा है या TCS कटा है, नहीं तो सेल्फ असेसमेंट से भर दो। मान लो मैंने तनिष्का को पेमेंट देनी है, कोई मान लो साल का ब्याज देना है 2 लाख रुपए, TDS काटना था, नहीं काटा, 2 लाख रुपए सीधा दे दिया। मैं एलिजिबल हूँ? एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट रेंट पे TDS काटने के लिए एलिजिबल कब होता है? ये बात मैंने आपको बिजनेस के चैप्टर में बताई थी। एक इंडिविजुअल HUF TDS तब काट सकता है जब बीते साल उसकी दुकान की सेल 1 करोड़ से ज़्यादा हो, या प्रोफेशनल है तो फीस 50 लाख से ज़्यादा हो। ओनली इन दैट केस इंडिविजुअल एंड HUF आर एलिजिबल टू डिडक्ट TDS। तो मेरी दुकान की सेल या फीस 50 लाख से ज़्यादा है या दुकान की सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, मैंने तनिष्का से लोन ले लिया 15 लाख का, साल का 2 लाख रुपए क्या दे रहा हूँ? इंटरेस्ट। TDS नहीं काटा, काटना चाहिए था 2 लाख पे 10% TDS काटना चाहिए था ना, 20,000 रुपये। मैंने नहीं काटा, तनिष्का को लग रहा है भाई गलत काम हो गया, TDS कटना था। तनिष्का घबराई फिर रही है कि TDS नहीं काटा, सर ने पूरे पैसे दे दिए। घबराना तो मेरे को चाहिए भाई, मैंने TDS नहीं काटा, आई कैन बी ट्रीटेड एज असेसिन डिफॉल्ट। अगर तनिष्का इधर उधर हो जाए, पैसे पे टैक्स ना भरे, तो सरकार किससे वसूलेगी? मुझसे। और क्या कि तेरी वजह से हमें नुकसान हुआ, यू आर असेसिन डिफॉल्ट, भर। और एक काम और, 30% खर्चा भी नहीं लाऊंगा, 2 लाख का 60,000 रुपये P&L में भी नहीं लाऊंगा, बड़े पंगे हैं।
लेकिन तनिष्का आपको अपना डर है, भाई आपा तो रूल के हिसाब से चलते हैं, सारा ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, अपना टीडीएस नहीं कटा, कहीं मेरे को ना मुसीबत आ जाए। इनकम टैक्स सुमित सर की चेकिंग करते करते कहते हैं मेरे पास भी पहुंच जाए, क्या आप आओ, आपको इनकम कहाँ से आई है। होता ना, बंदा डरता है। देखो इंडिया में यही तो रूल है, जो डरता है उसे लोग और डराते हैं, और जो ठग है ना, नहीं करता, उसको कहता है भाई ले लो यार, उससे जैसे लिया जाता है। ऐसी है सिस्टम। जो नहीं देता ना, कहता कर लो जो करना है, उसे सरकार कहती है जिसे एमनेस्टी स्कीम ले आओ, इसे वेव ऑफ स्कीम में ले आओ, जो बढ़ता है ले लो, कौन कोर्ट कचहरी धक्के खाएगा, इससे जैसे लेते हो ले लो। और जो लेके घूमता है ना, भाई साहब मेरे से टैक्स बढ़वा लो, टैक्स बढ़वा लो, उसको वो सीधे रास्ते बात नहीं आते। लुधियाना में मेरा कज़न है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसका कोई दोस्त था, खास दोस्त, जैसे समझ लो मैं भी जानता हूँ, जैसे जाते आते रहते थे, तब भी मिलते थे, तो समझो पता लग जाता है जैसे। तो उसने ना लोन ले रखा था बंदे ने, और फाइनेंशियल पोजीशन होगी डाउन, जैसे वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाते हैं लोग, फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होगी। ईमानदार आदमी, अग्रवाल थोड़े से इस मामले में डरते ही हैं कि भाई सारे काम सही होने चाहिए, गलत काम नहीं करना, पुलिस कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ना, ऐसे होता है अक्सर। चलो, तो वो बंदा डरे जाए कि बैंक में पैसा देना है, भाई बैंक वाले पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं केस डाल देंगे। वो मैंने उसको समझाया भाई कुछ नहीं होता, तेरे को स्कीम ला के बैंक माफ़ ही करेगा बाद में, ना भर, कोई नहीं, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही करके है बात, मतलब क्या होगा इसमें। तो वो भाई बंदा डरता है, कहता है यार टेंशन रहती है माइंड में। चलो जी, वो मेरे को कज़न ने कहा यार इसका ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है, करवा करूँ के यार भरवा भरू दो इसका, वो सरकार की स्कीम तो चलती रहती है, भी लोगों को ना रीस्ट्रक्चर कर देती है, लोन को काट पीट के ब्याज व्यूज माफ़ कर देती है, बंदे का प्रिंसिपल भरवा लेती है। तो बंदा वो चला गया, तो हमने मैनेजर से बात की, ऐसे ऐसे करके भी बंदे की रियल में फाइनेंशियल पोजीशन उसकी डाउन होगी, फैक्ट्री फुक्ट्री बिकने भी थी उसकी, मतलब बंदे की काम है, कई बार चल तेज़ी में आते हैं, कभी मंदे में आते हैं। तो वो गया, तो हमने उनको कहा मैनेजर साहब को कि ऐसे करके स्कीम ला के इसका क्या है भरवा लो। कहना नहीं भरवाता, उसको एक दो रेफरेंस भी दिए, वो जिद पे आ गया, कहता नहीं भरवाता, कहता कोई मर्जी फ़ोन करवा दो, किसी का मर्जी फ़ोन करा दो, ये नहीं भरवाता, रीस्ट्रक्चर नहीं होगा ये। तो चलो, मेरे को वो बंदा कहता जी फिर पूरा भरना पड़ेगा। मैंने कहा ना भर, जब ये बाद में आएंगे ना रोते पड़ते कोर्ट कुट केस कर लेने दे फिर भरना। उस बंदे ने ऐसे ही करा, अब क्या करे, वो बंदा देने जा रहा है और ले नहीं रहे वहाँ बदमाश बंदे, भी देने आ गया, तुम अपना ले लो थोड़ा बहुत ब्याज भी लेके, बाकी छोड़ो, कहना पूरा लेंगे। फिर बाद में वही हुआ, बंदे ने भरा नहीं, वो कोर्ट केस डाला उन्होंने, केस पे आपको पता ही है 6-6 महीने तारीखें पड़ती है, थोड़ा टाइम बीतता गया, बाद में फिर बैंक का ऑफर लेटर आ गया, भाई इस तरह करके क्या है, इतने % दे दे, रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, ब्याज माफ़, और तू ब्याज बाकी प्रिंसिपल किश्तों में भर दे। फिर ऐसी लाइन पे आ गए वो, उसने फिर ऐसे ही भरा, जब खुद आ रहा था तो लेते नहीं, और जो नहीं आता उसको कहते हैं भाई प्लीज़ दे दे यार, जैसे मर्जी दे दें। ऐसे ही सिस्टम है सरकारों का। टैक्स का भी यही हाल है, जो भर रहा है ना उसको कहते हैं कम क्यों भरा है, और भर, इसका केस चेकिंग में लगाओ, इसको बुलाओ, और जो नहीं भर रहा उसका क्या बिगाड़ रहे हो, क्या नहीं भरता देखी जाएगी, उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं, किस किस पे रेड कर लेंगे। ये टैक्स डिपार्टमेंट का असूल है, जो बेचारा लाखों टैक्स भर रहा है। मैंने तो एक सजेशन डाला था एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई जो शहर का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है उसके नाम पे क्यों नहीं कोई रोड बना देते, उसको कोई उसकी रिस्पेक्ट तो करो। भाई शहर का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, टैक्स दे रहा है, देखो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, उसको बदले में मिल क्या रहा है, उसको कोई गोली मार जाए उसकी कोई सेफ्टी नहीं, उसका कोई बीमार हो जाए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो इनकम टैक्स वालों को पता ही नहीं कितना ईमानदार हमारा टैक्स पेयर है, इसको जाके हालचाल तो पूछ ले इनकम टैक्स कमिश्नर तो और क्या, बड़ा टैक्स पेयर है, हाँ जी कैसे हो, पूछ तो लो। वो तो ये स्कोप ढूंढते हैं भाई एडमिट कहाँ हुआ है, वो देखते हैं कहाँ एडमिट हुआ है, अपोलो में मेदांता में हुआ है तो इतना खर्चा कहाँ से उठा रहा है, वो तो ये देखते हैं, ये नहीं देखते भी बेचारा बीमार है तो कम से कम उसके नाम रोड बना दो, उसका फ्री बीमा वूमा करवा दो, कुछ हो जाए, टैक्स पेयर है, कोई उसकी सेफ्टी तो सोचो। पर ऐसा सिस्टम नहीं है, होना चाहिए बंदे को ये फील हो कि मैं टैक्स देता हूँ मेरे को कितनी इज्जत मिल रही है, वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, होना चाहिए। शायद उससे लोग ज़्यादा टैक्स भरें अगर ऐसा कुछ ले आए सरकार, कोई सोशल सेफ्टी तो मिले कोई बड़े टैक्स पेयर को। उल्टा तुम तो ढिंडोरा पीट दो, 20 ने इतना टैक्स भरा है, कल को और वो कोई रैंसम मनी मांगने वाला ही आ जाए, दिक्कत है। चलो, तो टीडीएस अगर तनिष्का खुद जमा करवा दे, फिर तनिष्का को लग रहा है डर, इनको पता लगा सर ने टीडीएस काटा नहीं, और या तो मैंने रिक्वेस्ट की
मैंने रिक्वेस्ट की तनिष्का ऐसे करके मुझे टीडीएस जमा कराना था आपका, पर बाय मिस्टेक मैं भूल गया या मेरे स्टाफ को पता नहीं, आपको फुल पेमेंट कर दी, प्लीज़ डिपॉजिट योर टैक्स। तनिष्का खुद ही समझदारी से अपना पैन नंबर लिख के जितना टैक्स बनता है लगभग 20,000 के करीब टीडीएस खुद सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवा देती है। और मैं इनकम टैक्स मुझसे पूछेगा तो मैं प्रूव कर दूंगा सर आपका कोई लॉस तो नहीं हुआ, आपको टैक्स मैंने काट के जमा करवाया, तनिष्का से जमा करवा दिया, टैक्स तो जमा हो गया ना सामने वाले बंदे का, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सही है। क्लियर? टीडीएस क्यों जमा होता है, क्यों होता है वैसे, इसका मेन एम क्या है? कम से कम इनकम टैक्स के चक्कर में एक की बजाय क्या 2 लोग आ गए, 2 लोग। मान लो जिसका टैक्स है पे, वो ऐसा बंदा है कहता देखा जाएगा आपा तो भरते नहीं, सरकार ने ड्यूटी किस पे बना दी, पेयर पे, कि तूने ना काटा तू फंसेगा। तो कम से कम वो डरने वाला आदमी है तो वो तो भरेगा, वो सोचेगा मैं क्यों टेंशन लूँ, टीडीएस कटना है उसका काटो और जमा कराओ। समझ गए ना? तो इनकम टैक्स के चक्कर में एक की बजाय कितने लोग आ गए, 2 लोग आ गए। एक भी थोड़ा डरने वाला हुआ, रूल्स को फॉलो करने वाला हुआ तो सरकार के टैक्स का तो नुकसान होता नहीं, सरकार का टैक्स तो इंश्योर है पूरा रिकवर हो जाएगा। तो इसमें देखो पेज 1 से लेके पेज 2 पे तो सारे सेक्शन जो अपन ने पढ़ने हैं वो ब्रीफ में, कुछ काम के हैं कुछ काम के नहीं भी हैं। सेक्शन 191 क्या कहता है, मोड रिकवरी ऑफ टैक्स बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं आपको बता चुका हूं इनकम टैक्स रिकवरी कैसे करता है टैक्स की, बता चुका हूं, या तो टीसीएस या एडवांस टैक्स या टीडीएस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स से। ठीक, फिर 192 पे आऊंगा, सैलरी पे टैक्स कैसे करता है। आप एक बार राइट साइड में पेज में डिटेल में देखो, मोड ऑफ रिकवरी सेक्शन 190 कहता है टीडीएस, एडवांस टैक्स, टीसीएस या फिर आप सेल्फ रिकवरी के थ्रू। वैसे ना टैक्स जमा करवाने का एक तरीका वो भी था कि मालिक अपने एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे क्या भर देता है, टैक्स। किस रेट से भरता है, एवरेज। बताया था कि मान लो वो फैसिलिटी दे दी, एम्प्लॉय कहता है मुझे फैसिलिटी नहीं चाहिए, इस पे तो मेरी सैलरी में जुड़ेगी, मालिक कहता है इस पे जो टैक्स है मैं भर देता हूँ, तो उस परक्विजिट को सैलरी में जोड़ के टोटल इनकम उस एम्प्लॉय की इनटू वो परक्विजिट की वैल्यू इनटू टोटल टैक्स करके एवरेज रेट से टैक्स कौन भर देता है, एम्प्लॉयर। वो क्या एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ता है, नहीं, टैक्स फ्री परक्विजिट है, माफ है। एम्प्लॉयर उसका खर्चा क्लेम कर सकता है, नहीं, खर्चा क्लेम नहीं। याद होगा मैंने बताया था कि क्यों करवाएगा एम्प्लॉयर, जब उसको खर्चे में नहीं डाल सकता, लेकिन करवा दे तो क्या दिक्कत है, वो टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय माना जाता है। कल को एम्प्लॉय का जो टैक्स बनेगा वो कहेगा इतना तो मेरे मालिक ने जमा करवा दिया परक्विजिट पे टैक्स। ठीक, वो भी टैक्स एडवांस टैक्स टाइप ही हो गया, इनकम टैक्स को जमा करवाता है एम्प्लॉयर। ओके, तो टोटल टैक्स टोटल इनकम पे जो बनता है या तो टीडीएस या टीसीएस या एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स से भरा जाता है, पर उसे कंप्यूट करते वक्त कोई 89(1) की रिलीफ है वो एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नीचे आओ, टीडीएस का मीनिंग बता रहा है कि भाई देयर इज गैप बिटवीन इनकम अर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। उस गैप को प्लग करने के लिए, सही है, ये सारे रूल ना होते ना, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, टैक्स की चोरी बहुत होती। अब आपका टीडीएस, तनिष्का का टीडीएस कट गया, इनकम टैक्स की नॉलेज में तो आ गया कि कोई तनिष्का है जिसका 20,000 टीडीएस कटा है, वो कमा रही है 2 लाख, इनकम टैक्स की नॉलेज में तो आ गया। वैसे नॉलेज में आता पता नहीं आता, तो इससे टैक्स की कलेक्शन इंश्योर हो जाती है, इनकम टैक्स की नॉलेज में आ जाता है सब कुछ। क्लियर? अब बैंकों में एफडी है, इनकम टैक्स कहाँ ढूंढता फिरेगा, लेकिन रूल बना दिया 40,000 रुपये पे ऊपर एफडी का इंटरेस्ट है तो बैंक टीडीएस कितना काटेगा, 1.5 पे काटेगा। अगर आपका इंटरेस्ट 45,000 रुपये बन गया एफडी पे तो 4500 1.5 पे काटेगा, 40 से कम में नहीं काटेगा। क्लियर? एक आम कंपनी इंटरेस्ट देती है डिवेंचर का, आम कंपनी, कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं कह रहा, आम कंपनी डिवेंचर का इंटरेस्ट कितने से ऊपर दे के टीडीएस काटेगी, 5,000। लेकिन नॉन टीडीएस में कहा था कि कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, मतलब वाइडली हेल्ड कंपनी किसी रेजिडेंट पर्सन को अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट दे, 5,000 तक की पेमेंट दे तो टीडीएस ना काटे, 5 से ऊपर दे तो क्या काटेगी, टीडीएस। डिविडेंड पे भी यही रूल है, 5,000 से ऊपर डिविडेंड अगर क्लोजली वाइडली हेल्ड कंपनी देगी तो टीडीएस काटेगी, 5 तक टीडीएस चाहे ना काटेगी। चलो,
तो ये कह रहा है डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, जैसे तनिष्का डायरेक्ट पेमेंट दे दे, मुझे काट के जमा ना करवाना पड़े, तो वो भी ठीक है, बिल्कुल वो भी ठीक है कि पेई खुद टैक्स जमा करवा दे। यहाँ पेई कौन है? तनिष्का। पेयर का रह गया काटना, टीडीएस जमा कराना, तो पेई खुद करवा सकता है। नेक्स्ट पे चलना। वैसे टीडीएस देखो, सुना है केस, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को एक बिल्डिंग किराए पे दे दी, पेज नंबर 3 पे आ गया हूँ। क्या हुआ, एक इंश्योरेंस कंपनी को मैंने मेरी बिल्डिंग किराए पे दे दी, जिसका किराया सपोज 50,000 रुपये महीना। कितना हो गया रेंट? 6 लाख हो गया साल का। हर महीने 10% टीडीएस इंश्योरेंस कंपनी ने काटना है। 50 का कितना? 5। कितना देना है? 45। फिर 50 का 5 काटना है, कितना देना है? 45। हर महीने काटना है। कौन काटेगी? इंश्योरेंस कंपनी, टीडीएस काटेगी। चलो, अब इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस कब काटेगी? मान लो किसी महीने का किराया उन्होंने दिया ही नहीं मुझे, कहता अगले महीने इकट्ठा देंगे, तो टीडीएस का ज्यादातर केसेस में रूल है अमाउंट पेड या अमाउंट क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या एंट्री कर दी? क्या एंट्री कर दी उन्होंने? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट या सुमित अकाउंट क्रेडिट कर दिया उन्होंने। भाई दिया नहीं, दे देंगे, यानी बुक्स में एंट्री कर दी ना, पैसा कैश नहीं दिया कोई बात नहीं, विच एवर इज अर्लियर, यानी टीडीएस काट लो, पैसे देते रहना 45 बाद में। समझ गए? यानी आप ये ना कहना कि जब पेमेंट देंगे तब टीडीएस काटेंगे। जब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई यानी खर्चा डाल दिया, या जब एक्चुअल पेमेंट दी, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर। लॉटरी वगैरह में टीडीएस तब कटता है जब पैसे मिलते हैं, यानी उसमें बुक्स में एंट्री नहीं। एंड कंपनसेशन, कंपल्सरी एक्विजिशन, कोई ज़मीन जायदाद सरकार ने छीन ली तो आपका टीडीएस कट रहा है 1%, उसमें 50 लाख से, मतलब या किसी को बेची प्रॉपर्टी आपने, बाद टीडीएस काट रहा है, उनमें भी पेमेंट बेसिस पे। सरकार ने एक्वायर की प्रॉपर्टी, सरकारी काम ढीले डाले आपको पता है, तो टीडीएस क्या है? जब पेमेंट आएगी तब कटेगा। और सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में सैलरी मिल रही है, सैलरी ड्यू बेसिस पे टीडीएस नहीं कटेगा। सैलरी पे टीडीएस किस बेस पे कटेगा? पेमेंट बेसिस पे। यानी कुछ एक केसेस में ऐसा है टीडीएस किस बेस पे कटेगा? एज एंड व्हेन अमाउंट इज पेड, ड्यू बेसिस पे नहीं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है? बुक्स में एंट्री और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज क्लियर। बोलोगे डाउट? यानी सैलरी ड्यू होगी लेकिन पे सिर्फ 8 महीने की हुई, तो 8 महीने की सैलरी पे टीडीएस काट लो, पेमेंट बेसिस पे। पर काफ़ी जगह क्या है? विच एवर इज अर्लियर बेस पे है। चलो अब देखो टीडीएस की रेट क्या है? ज़्यादातर टीडीएस की रेट फ्लैट है। सुनो, बैंकों का इंटरेस्ट हो, कंपनी का इंटरेस्ट हो, शेयरों का डिविडेंड हो, प्रॉपर्टी का रेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट हो, प्रोफेशनल फीस हो, ठीक, कोई कमीशन की पेमेंट हो, सब पे टीडीएस कटता है बिना एजुकेशन सेस और सरचार्ज जोड़े। मैंने किसी को बिल्डिंग किराए पे दी, वो किराए पे 10% टीडीएस काटेगा, ना कि 10.4 या ऐसे। सरचार्ज एजुकेशन साइड में कर दो। टीडीएस काटने की रेट क्या होगी? फ्लैट। कितने परसेंट? 10, 2, 1। लॉटरी में कितना कटता है? 30 प्लस 4% वाला रूल नहीं है, 30। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में सरचार्ज और एजुकेशन सेस जोड़ के, जैसे सैलरी में टीडीएस काटेगा ना मालिक, वो स्लैब रेट से काटेगा, फिक्स नहीं, स्लैब रेट प्लस सरचार्ज एजुकेशन सेस के साथ। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट होगी। इंडिया में खिलाड़ी आते हैं ना, वो कमेंटेटर, और कौन होते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट, कमेंटेटर, कॉलमनिस्ट होते हैं, कॉलम देते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है, डांसर डूंसर आते हैं। वो लोग जो इंडिया में आते हैं उनका 20% टीडीएस है। 20 नहीं, उसके ऊपर 4% क्या है? एजुकेशन सेस। 20 की जगह 20.8। यानी कि सरचार्ज एजुकेशन सेस किस में जोड़ा जाएगा टीडीएस की रेट में? या तो सैलरी की पेमेंट में या फिर नॉन रेजिडेंट की पेमेंट में, बस। बाकी हिंदुस्तानियों को सैलरी के अलावा कोई पेमेंट मिलेगी तो उस पर सीधा फ्लैट टीडीएस की रेट लगेगी, कोई सरचार्ज या एजुकेशन सेस नहीं जोड़ा जाएगा। क्योंकि ये तो रफ आइडिया है टैक्स का। फाइनल टैक्स तो सरचार्ज एजुकेशन बंदा लगा लेगा, बाद में भर देगा जो टैक्स। समझे? ये बता रहा है
कि सैलरी की पेमेंट में सरचार्ज एजुकेशन सेस जोड़ के स्लैब रेट में काटेगा, और नॉन रेजिडेंट की पेमेंट में जैसे फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो तो उसमें क्या है, जितना टैक्स की रेट प्लस सरचार्ज एजुकेशन वगैरह जोड़ के इस तरह से। लेकिन एजुकेशन सेस 4% सबके लिए है। और हाँ, अगर टीडीएस थर्ड बी पॉइंट के नीचे एक स्टार है, थर्ड पेज पे रेट ऑफ टीडीएस में बी पॉइंट के नीचे जो स्टार है वो क्या कह रहा है, अगर जीएसटी भी लगना है तो जीएसटी के ऊपर टीडीएस कटेगा इनकम टैक्स वाला। ये क्या बात हुई, जीएसटी पे कौन सा टीडीएस कटेगा? कंफ्यूजन होती है ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ, समझो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बिल्डिंग किराए पे दे दी, 12 लाख किराया है, लाख रुपए महीना, 12 लाख रुपए किराया। वो मुझे 12 लाख के साथ क्या देंगे, जीएसटी भी देंगे। मैं जीएसटी लूँगा, आपने पढ़ा है जीएसटी, रहने वाले घर पे जीएसटी नहीं है लेकिन कमर्शियल यूज़ वाली बिल्डिंगों पे जीएसटी है, याद है, थोड़ा थोड़ा याद होगा, जीएसटी है, रहने वाली बिल्डिंगों पे जीएसटी माफ़ है। चलो मुझे 12 लाख रुपए देने हैं तो साथ में क्या देंगे, जीएसटी। मान लो 18% जीएसटी है सर्विस सेक्टर पे, ज़्यादातर सीए और ये आर्किटेक्ट वगैरह इनकी सबकी सर्विस पे जीएसटी कितना है, 18%। बाबे पंडित माफ़ हैं, एग्जाम सर्विस में है, वो जो सर्विस देते हैं, शादियाँ कराते हैं ना, वो जो फीस लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं। नोट्स अगर अपने एग्जाम्ट वाले पढ़े हों तो उसमें बाबा हवन जला के बैठा भी है, नोट्स के अंदर हवन कर रहा है, उसकी पेमेंट दे रहे, उस पर जीएसटी नहीं है। चलो नॉलेज के लिए है, ठीक है। क्या कहता है कि अगर मान लो 12 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी मुझे किराया दे रही है, 18% करना 12 लाख का, या हर महीने का कर लो, लाख रुपए का 18%, 1,18,000। क्या वो टीडीएस एक 18 पे काटेंगे? नहीं, वो टीडीएस किस पे काटेंगे, लाख रुपए पे। सुनो, 1 लाख रुपए महीना किराया है, 12 महीने के लिए किराए पे बिल्डिंग दी। क्या सुमित ने ये बिल्डिंग किसको किराए पे दी है, इंश्योरेंस कंपनी को, लाख रुपए महीना किराया है। तो अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, क्या रेंट कितना, लाख रुपए पर मंथ, प्लस वो जीएसटी कितना देंगे 1 लाख पे। मैं इंश्योरेंस कंपनी से लेके जीएसटी कहां जमा करा दूंगा, जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करा दूंगा, जीएसटी डिपार्टमेंट में। चलो प्लस माइनस मेरा टीडीएस, टीडीएस डिडक्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी मेरा टीडीएस कितना काटेगी, लाख का 10%, 10,000। वो मेरे को कैश मेरे हाथ में कितना रख देंगे, 1,08,000 रुपये महीना। समझ गए? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कहीं टीडीएस 1,18,000 रुपये ना काट लेना, जीएसटी में से टीडीएस ना काट लेना, दुश्मनी है दोनों की। वो जीएसटी और वो इनकम टैक्स जीएसटी का पैसा भी इनकम टैक्स ले जाएगा क्या? जीएसटी तो 18,000 किसको जाएगा, मैंने वसूला है इंश्योरेंस कंपनी से, किसको जमा करवाऊंगा मैं, जीएसटी डिपार्टमेंट को 18,000। रही बात मेरा टीडीएस 10,000 कटा है, मेरे पैन नंबर पे इंश्योरेंस कंपनी कहाँ जमा करवा देगी, इनकम टैक्स। यानी मेरी जेब में 90,000 ही बचा, 18,000 जीएसटी लिया, आगे दे दूंगा। लाख रुपए में से 10,000 कट के मेरी जेब में तो कितना आया, 90। 10,000 की क्या आ गई, चिट इंश्योरेंस कंपनी से, किसकी, टीडीएस की। समझे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कहीं जल्दबाजी में आप 1,18,000 का 10% टीडीएस काट लें ना, टीडीएस ओरिजिनल अमाउंट पे कटता है, ना कि जीएसटी जोड़ के। समझ आई बात? चलो तो अब मैं चलता हूँ मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, टीडीएस किस चीज पे कितना कटता है। सबसे बड़ा सेक्शन, सबसे ज्यादा यूज में आता है, सैलरी पे टीडीएस कौन काटेगा, कितना काटेगा और किस रेट से काटेगा। टीडीएस ऑन सैलरी, सेक्शन याद करना है 192। सेक्शन 192 सैलरी पे टीडीएस की बात करता है, कौन काटेगा, कितना काटेगा। एनी एम्प्लॉयर, आप कोई भी एम्प्लॉयर हो, लाइबल इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, टू डिडक्ट टीडीएस इफ सैलरी, एनुअल सैलरी पेबल टू एम्प्लॉई क्या है,
एम्प्लॉय को जो पेबल सैलरी है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज़्यादा है तो सैलरी पेबल 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा है तो वो टीडीएस काटेगा। सही है। और चाहे आपके पास एक अकेला एम्प्लॉय है तो भी टीडीएस काटना बनता है तो बनेगा। मैं से कह रहा हूँ, आपने एक बंदा रख लिया 50,000 रुपये महीना तनख्वाह पे, आपके पास एक ही बंदा है ऐसा, 50,000 रुपये महीना तनख्वाह दे रहे हो। मान लो आप सैलरी जो है 50,000 रुपये महीने पे एक बंदा रख लिया आपने, 12 महीने की कितनी तनख्वाह उसकी? 6। उस बंदे से आप पूछ लो कि हाँ भाई कोई तूने ATC के लायक कुछ किया है क्या, कोई जीवन बीमा करवाया, बता दे आजा, टैक्स तेरा कम काट दूंगा। कोई जीवन बीमा है? कहना जी। कोई घर में हैंडीकैप्ट है क्या? कहना जी। तो वो ये पूछ रहा है, तो वो बता दे मेरे को, मैं तेरा उस हिसाब से क्या है एडजस्ट कर ले। कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है क्या? कोई हाउस प्रॉपर्टी का तेरा लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से पूछ ले तेरा कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड घर या लेट आउट घर में लॉस है, बता दे। कहता ना जी घर ही नहीं है। 6 लाख, 6 लाख रुपए सैलरी बनती है उसकी। ठीक, तो मालिक उस हिसाब से अंदाजे से टैक्स बना लेगा, टैक्स बाय स्लैब रेट, स्लैब रेट से टैक्स बना लेगा मालिक। कितना बना लो? 6 लाख रुपए पे कितना टैक्स बनता है बनाओ। 12,501 हो गया, 20, 32,500 प्लस एजुकेशन सेस 33,800। इसको वो 12 महीने से डिवाइड करेगा, हर महीने टीडीएस कितना काट लेगा? टीडीएस पर मंथ कितना काट लेगा बोलो? 2816 रुपये पर मंथ टीडीएस काट देगा। यानी इसमें टीडीएस 10% फ्लैट वाला नहीं है या 20-30% फ्लैट वाला नहीं है, इसमें स्लैब रेट से और इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस सरचार्ज है। 50 लाख से ऊपर सैलरी हो ना साल की तो फिर वो साथ में क्या जोड़ता? सरचार्ज भी। लेकिन फिलहाल सरचार्ज नहीं। आपको कैश सैलरी हर महीने कितनी मिलेगी? 50,000 में से हर महीने टीडीएस कितना कट जाएगा? 2816 रुपये पर मंथ। कितने रुपए मिल जाएंगे हर महीने? कितने मिल जाएंगे हर महीने? हर महीने 47,184 रुपये क्या मिल जाएगी? पेमेंट। ऐसे कटता है सैलरी में, हर महीने कट जाएगा। और मान लो ये अंदाजा ये कहता है अप्रैल में ये काट लिया, मई में काट लिया, जून में काट लिया, जुलाई में काट लिया। जुलाई एंड से पता लगा बंदे की तनख्वाह तो क्या होगी? 60,000 होगी। फिर क्या होगा? ये तो पंगा पड़ गया, सैलरी बदल गई। कोई नहीं, जो पास में हुआ, अब इसकी इनकम दोबारा बना लो। 50,000 के कितने महीने थे? 50,000 के कितने महीने? 4। उसके बाद 60,000 तनख्वाह होगी, कितने महीने? 8। साल की सैलरी बनाओ, उसकी कितनी बनती है? साल की सैलरी 86। 86 पे टैक्स बनाओ, कितना बनता है साल का? 36 और 12 500 48,500 प्लस 4% एजुकेशन कितना? अब बीच में अंदाजा बदल गया क्योंकि सैलरी बदल गई। माइनस जो टीडीएस काटा जा चुका है, टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड, टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड। कितना काटा जा चुका है हर महीने? हर महीने 2816 रुपये काटे जा चुके हैं 4 महीने। कितना बचा? ये काट के बोलो। कितना? डिवाइडेड बाय 8 मंथ। हर महीने कितना टीडीएस कट गया? 60। समझ गए? यानी बीच में टीडीएस कम ज्यादा हो सकता है भाई। मान लो, सुनो, मालिक को तो आप बताओगे इनपुट, सैलरी का मालिक को पता है क्योंकि वो उसने देनी है, बाकी चीजें आपने बतानी है। मान लो अप्रैल में उसने पूछा भाई कोई जीवन बीमा तो नहीं है तेरा? कहना कोई और डिडक्शन लाए कुछ? कहता ना, बस उसने काट लिया। आगे जाके वो आके कहता भाई साहब मैंने बीमा करवा लिया। एम्प्लॉय कहता पहले बताता। कहते जी अब तो करवा लिया, बता रहा हूँ। तो आगे वाली किश्तों में मालिक एडजस्ट कर लेगा। वो क्या करेगा? आगे वाली किश्तों में साल का टैक्स इनकम बनाएगा, माइनस ATC करके जो टैक्स बनेगा, माइनस जो टीडीएस पहले काटा जो चुका है, कम करके बचे हुए महीनों में डिवाइड कर देगा। ऐसे यानी ये कम ज़्यादा
होता रहता है बीच में। सैलरी बदलने से भी हो जाता है, कोई आपने टीसी पहले नहीं चल रही अब करवा ली, उससे भी हो जाता है। तो आपको इनपुट आपने देना है। और सुन लो, बाय चांस आपने एटीसी का बताना ही भूल गए, जीवन बीमे का बेनिफिट मिलना है या मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है, एम्प्लॉयर को नहीं बताया तो अगला क्या करे? अगले ने तो पूरी सैलरी पे टीडीएस काट लिया। तो आपका कहना है ज़्यादा कट गया, कोई बात नहीं, ये फाइनल असेसमेंट ऑफ टैक्स थोड़ी है, ये कोई रिटर्न थोड़ी भरी गई, ये तो क्या कटा है, टीडीएस थोड़ा ज़्यादा कट गया, यही बात है, कोई बात नहीं। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न तो आप भरोगे, ITR 1 भरोगे अगर नौकरी करते हो तो, कोई और इनकम खास नहीं है तो। और भी हेड हैं तो बिजनेस के सिवा तो 2 भर दोगे, बिजनेस है तो 3 भर दो। जो भी रिटर्न भरोगे उसमें सैलरी जो सही है वो बना लेना, ATC बना लेना, फिर जो टैक्स बनेगा माइनस एडवांस टैक्स या TDS कटा है वो कर लेना, फालतू रिफंड आ जाएगा। यानी रिटर्न नहीं है ये मालिक आपसे जो पूछ रहा है ना वो TDS काटने के लिए पूछ रहा है। अगर आप डिटेल गलत दे बैठे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, रिटर्न अभी भरनी है आपने, उसमें सही भर लेना जो भरना हो। ये नहीं कि मालिक ने नहीं काटा, TDS ज़्यादा काट दिया या कम काट दिया तो कुछ गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है, समझे। और सुनो, जब आप सैलरी लिख रहे हो, मालिक को क्या पता ये कहीं और भी नौकरी करता है। मान लो एक आदमी सुबह 4 घंटे एक जगह जाता है, 3-4 घंटे शाम के बाद और जगह जाता है, 2 जगह से उसे सैलरी मिल रही है, मान लो 4-4 लाख। तो दोनों को बताना, एक किसी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक को बता दे, किसी एक को बता दे भी मेरी सैलरी वहाँ से भी है। ये ड्यूटी किसकी है बताने की? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉयर को क्या पता नौकरी करता है। अगर तूने नहीं बताया तो तेरे पार्ट पे फॉल्ट है ये। क्यों? दोनों एम्प्लॉयर तेरे को 2.5 लाख माफ करके तेरा TDS काट रहे हैं, 2 जगह 2.5 माफ हो जाएगा। इनकम तो सारी मिला के साल का 2.5 माफ है। तो इसलिए तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम दोनों में से एज पर योर चॉइस किसी एक एम्प्लॉयर को दूसरे एम्प्लॉयर की इनकम की डिटेल दे दो, ताकि वो अपने वाली जो पेमेंट है दूसरे एम्प्लॉयर वाली जोड़ के जो बनेगा उस पर टैक्स बना के एक बंदा ही काट लेगा TDS। और घबराओ मत, TDS आपका ही है। कट गया TDS तो कल को एडजस्ट भी आपको करना है, रिफंड भी आपको आना है अगर नहीं टैक्स बना तो। पर ऐसी गलती ना करना कि दोनों को बताते नहीं कि मैं कहीं और भी नौकरी करता हूँ, उससे क्या दोनों TDS ही नहीं काट पा रहे, 2.5 लाख रुपए वैसे दोनों ही माफ कर रहे हैं, TDS काट ही नहीं रहे दोनों। समझ गए ना? गलत बात है, ये आपकी ड्यूटी बनती है, बताओ। और सुनो, एक आदमी कहीं नौकरी करता था, 3 महीने नौकरी करके आया, वहाँ के मालिक ने TDS काटा अगर अच्छी इनकम है, नहीं काटा अगर कम है। मान लो वो 3 महीने कहीं नौकरी करके आया और वहाँ उसकी तनख्वाह थी 50,000 रुपये महीना, TDS कट गया, वो मालिक ने तो काट दिया, 6 लाख पे टैक्स बना के 3 महीने का TDS काट दिया हर महीने। अब नौकरी छोड़ के 9 महीने किसी और के पास नौकरी करने आ गया, तो दूसरे एम्प्लॉयर को पिछले 3 महीने की डिटेल भी तो दे दे। दूसरा एम्प्लॉयर कैसे साल का टैक्स बनाएगा तेरा? 9 महीने की नौकरी है तो उसे बता दो कि इस साल में मैंने 3 महीने कहीं और भी काम किया और उसकी सैलरी है, और तुम्हारी ये बना के टोटल टैक्स माइनस मेरा TDS भी कटा हुआ है भाई इतना, बाकी वो काट लेगा। ठीक है ना? ये ड्यूटी आपकी है। जो TDS काटेगा वो कब काटेगा? ड्यू बेसिस पे नहीं, जब सैलरी पे होगी तब काटेगा। और जो TDS काटता है सबूत के लिए आपको फॉर्म 16 देगा या 12BA, फॉर्म 16 या 12BA। मार्केट में फॉर्म 16 ही चलता है। वैसे सैलरी अगर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है साल की तो आपका फॉर्म 12BA चलना चाहिए। वैसे मार्केट में सुनते नहीं है 12BA, लोग 1.5 लाख से ऊपर वाले केसेस में भी एम्प्लॉय को कौन सा फॉर्म भर के देते हैं सबूत के तौर पे? फॉर्म 16। क्लियर? एम्प्लॉयर कौन हो, कोई मर्जी एम्प्लॉयर हो, इंडिविजुअल हो, HF हो, फर्म हो, कंपनी हो, एम्प्लॉयर कोई भी हो, चाहे उसका अकेला एम्प्लॉय हो TDS। और सुनो, एम्प्लॉय कोई और हेड की इनकम बताना चाहे तो बता सकता है, चॉइस किसकी है? एम्प्लॉय की। अगर एम्प्लॉय बनाना चाहे, रुक जाओ सर, एम्प्लॉयर को कहता भाई साहब रुक जाओ, कहता मेरा बिजनेस भी है, वहाँ से 2 लाख कमाता हूँ, कहता अदर सोर्सेज भी है, वहाँ से लाख कमाता हूँ, कहता और बता काटूंगा तेरा TDS, और बता। तो वो जोड़ लेगा अगर तुम बताओगे। सैलरी में बाकी हेड जो एम्प्लॉय बता रहा है जोड़ के टोटल इनकम बना के नेचुरल टैक्स क्या बन जाएगा? ज़्यादा, वो ज़्यादा TDS काट लेगा हर महीने।
ना बताओ, एम्प्लॉयर तो खुश है, ना बताए यार क्यों मेरे लिए कांटे बो रहा है, मैं वो इनकम जोड़ूंगा, टैक्स बनाऊंगा और फिर मैं तेरे TDS काट के कम दूंगा, तुझे ऐसे लगेगा कुछ मिला ही नहीं। तो कहता है मुझे क्यों बता रहा है ज़्यादातर। लेकिन लोग कहता है अगर वो चाहे तो एम्प्लॉयर को बता सकता है। वैसे आप बताओ उसका क्या पर्पज़ हो सकता है एम्प्लॉयर को बताने का? ना बताए, सैलरी पे TDS सैलरी पे कट जाएगा, रिटर्न भरेगा तो उसमें तो जोड़ना ही है, साल की सैलरी, साल की अदर इनकम, फिर साल का टैक्स माइनस TDS, बाकी बढ़ेगा। एम्प्लॉयर को बताने का क्या फ़ायदा है? वैसे ऑप्शन है बताना ना बताना। बताने का ये फ़ायदा, वो कहता है जी इनकम टैक्स की कंपटीशन यही कर देंगे, कहता है मेरे को CA साहब से जाके मिलना नहीं पड़ेगा, फीस बचेगी। समझ रहे हो वो क्या चाहता है? कहता है ये गड़बड़ हो जाती है यार, वो पैसे मांगते हैं, वो CA एडवोकेट के पास जाता हूँ, अकाउंटेंट के पास रिटर्न भरवाने के, एम्प्लॉयर ने तो बंदा रखा हुआ हिसाब किताब वाला। कहता है सैलरी इनको पता ही है जो आ रही है, मेरी बाकी कमाइयाँ 2-4 मैं बता देता हूँ, वो भी जोड़ लेंगे। कहता है TC और TTA वगैरह बता देता हूँ। कहता है यही फॉर्म 16 पे सारा कुछ बना लेंगे, 5 ऐड का टोटल माइनस डिडक्शन टैक्स TDS काट के जमा करा देंगे। कहता है मुझे कल को रिटर्न में दिक्कत ही नहीं आएगी, भरनी तो पड़ेगी पर बराबर ही मिलेगा सारा कुछ, कंपटीशन की कराई मिलेगी। समझ रहे हो? बाकी मर्जी है, बताओ ना बताओ। मान लो एम्प्लॉयर को नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप अपनी रिटर्न भरोगे, वहाँ दिखा लो जो जो कमाई है, जो जो डिडक्शन है, भर दो टैक्स या रिफंड ले लेना, सही है। लॉस बता सकता है एक, कौन सा लॉस? हाउस प्रॉपर्टी। बाकी लॉस बता रहा है, कहता करना जी सेट ऑफ, नहीं होएगा। मालिक कहता है जी मुझे तो सिर्फ कौन सा लॉस बता? हाउस प्रॉपर्टी, और वो भी कितना कट सकता है सैलरी में से? करंट ईयर में मैक्सिमम 2 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे भी बिजनेस का लॉस सैलरी में से कटता नहीं, कैपिटल लॉस कहीं से ही नहीं कटता, हॉर्स एक्टिविटी का लॉस कहीं से नहीं कटता। पर कोई लॉस ऐसे बता रहा है, सुनो, वो कहता जी मेरी सारी बातें सुनो अच्छे से, आप सैलरी आप मेरे को दे रहे हो, मेरी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, ये देखो जी 50,000 का, चलो ठीक है। मालिक कहता ओके, और बताओ? कहता जी मेरे 3 बिजनेस है, 2 में है फ़ायदा, देखो जी 2-2 लाख का फ़ायदा है। एक और बिजनेस है उसमें लॉस है भाई साहब 1.5 लाख का। मालिक कहता भैया मेरे को तो तू नेट बता दे, मेरे से ना पूछ क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे को धर्म संकट में डाल रहा है, कल को TDS गलत काट लूँगा, तू बता दे मुझे क्या सही है। क्या जी आप देख लो, मैंने तो 2 बिजनेस है मेरे, 2-2 लाख, एक में 1.5 लाख लॉस, तो लॉस साइड में रख तू अपना। लॉस नहीं देखेगा एम्प्लॉयर TDS काटते वक्त हाउस प्रॉपर्टी के सिवा, बाकी क्या करेगा वो? इनकम जोड़ लेगा दोनों बिजनेस की और TDS फालतू काट लेगा। रूल है ये, मालिक कोई लॉस कंसीडर नहीं करेगा हाउस प्रॉपर्टी के सिवा। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस की ना होगे तो सबूत मांगेगा, ला सबूत तेरा लेंडर कौन है जिसको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस अक्सर आता क्यों है? अक्सर इंटरेस्ट की डिडक्शन की वजह से। तो मुझे लेंडर बता जिससे तूने हाउस प्रॉपर्टी का लोन ले रखा है। HRA की डिडक्शन लेनी है तो मालिक कहेगा बता, अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का रेंट है अगर, तो मालिक कौन है? HRA, तू किस मालिक को रेंट पे कर रहा है, ऐसा है ना। मालिक को क्या बताते एम्प्लॉई? सर मुझे आप जो HRA देते हो ना 1013A में विच एवर इज लेस करके माफ़ होता है थोड़ा सा। मालिक कहता है मुझे क्या पता माफ़ होता है? कहता रूल है सर, सेक्शन है 1013A, इसलिए सारा HRA मेरी सैलरी में ना जोड़ो, कुछ तो माफ़ हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर कहेगा चलो माफ़ कर दूंगा, पर सबूत दे कि तूने किराया भरा है, सबूत दे। सबूत में क्या बता कि तेरा मालिक बिल्डिंग का जिसको तू किराया देता है कहाँ है, कितना किराया दिया, चेक वेक से सबूत दे तो कम करूँगा। LTC पे गए, कहता सर खर्च हो गए मेरे, छोटे रूट से गया था, माफ़ होता है देखो आप। कहता सबूत दे। मालिक कहेगा LTC पे खर्चा कर दिया तूने, सबूत दे। क्लियर? तो सेक्शन 192 क्या कहता है? छोटा एम्प्लॉयर बड़ा एम्प्लॉयर हर कोई TDS काटता है सैलरी में, पेमेंट बेसिस पे कटता है, ठीक। सरकार, प्राइवेट, HUF कोई भी हो। अगर आप 115 BAC ऑप्ट करना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉयर को बता दो, वरना बिना 15 BAC के वो TDS काट लेगा। इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC तो एडवांस में किसको बता दो? एम्प्लॉयर को। फिर वो आपका TDS उसी हिसाब से काटेगा ना, 2.5 माफ, अगले 2.5 पे 5 लाख से 7.5, 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, ऐसे बताओगे तो, वरना वो कैसे मान लेगा? विदाउट 115 BAC। एग्जाम्पशन 2.5, 5, 3 पे TDS नहीं कटता, बता दिया था। TDS पेमेंट बेसिस पे कटता है, ना कि ड्यू बेसिस पे। और सबूत के तौर पे TDS काट के मालिक आपको कौन सा फॉर्म देगा? 16। बाकियों में 16A चलता है, लेकिन सैलरी में चलता है 16। और एक 12 BA अगर 1.5 लाख से ऊपर सैलरी है तो चलता है। नेक्स्ट,
कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने मैटर नहीं करते, किसी एम्प्लॉयर के अंडर अकेला एम्प्लॉय है चाहे तब भी 2.5, 3, 5 से ऊपर सैलरी है तो टीडीएस कटेगा, 192 सेक्शन अप्लाई होगा। अगर 2 जगह नौकरी करते हो तो एक को दूसरे की डिटेल दे दो। थर्ड, 89(1) की रिलीफ कब मिलती है? 89(1) की रिलीफ जब अरियर उरियर मिले तो वो फॉर्म 10E होता है। आप मालिक को बता दो सर ये अरियर पे टैक्स मेरा कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे क्या मिलेगी? 89(1) की रिलीफ। तो एक फॉर्म आता है 10E भर के मालिक को जमा करा देना। चलो, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट डिडक्टेड। हाँ, जो टीडीएस है फ्यूचर में एडजस्ट भी हो जाता है, कल को रिफंड भी आ जाता है, और पहले कुछ महीनों में अलग कटा, बाद के महीनों में अलग भी हो सकता है। 6 और कहता है कि अगर आपको लॉस हो तो सिर्फ एक लॉस काम आएगा हाउस प्रॉपर्टी का, वो भी सबूत देने पड़ेंगे, तो वो सैलरी में से कट के फिर टीडीएस कम हो जाएगा। और कोई लॉस नहीं कटने, और कोई इनकम जुड़ सकती है अगर आप ऑप्शनल बेस पे बताओ तो। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, बहुत बात बताया मैंने। 192 ने क्या कहता है? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कुछ परक्विजिट पे एवरेज रेट से टैक्स देता है तो टैक्स किसकी पॉकेट से जा रहा है? एम्प्लॉयर, पर एम्प्लॉय की सैलरी में वो जोड़ा नहीं जाएगा, और उसकी डिडक्शन एम्प्लॉयर पीजीबीपी में ले नहीं सकता। और ये जो टैक्स है ये पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय माना जाएगा। कल को उसके टोटल टैक्स में से ये टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कम किया करके बाकी टैक्स लिया जाएगा। तो ये क्या है? इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? ये एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट, सैलरी इन फॉरेन करेंसी हो तो कोई बात नहीं, इंडिया में नौकरी की तो इंडियन रूपी के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करके टीडीएस काटा जाएगा। नॉन रेजिडेंट को सैलरी दो चाहे रेजिडेंट को दो, टीडीएस का रूल है तो टीडीएस कट के रहेगा। तो इंडिया में नौकरी फॉरेनर करता है तो क्या हो गया? टीडीएस उसका भी उतना ही कटेगा, 2.5 लाख माफ करते हुए। ये जी लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर क्या है? टीडीएस काटने की पूरी जिम्मेवारी मालिक की, अगर वो ना काटे तो जिम्मेवार कौन होगा? पेनल्टी का एम्प्लॉयर होगा। नेक्स्ट पेज पे 11, रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन एविडेंस बता दिया। एचआरए का बेनिफिट लेना है कि मुझे माफ है तो सबूत दो। अगर 1 लाख से ऊपर रेंट है साल का तो सबूत मांगेगा मालिक एम्प्लॉयर कि तूने रेंट दिया है, किसको दिया है। एलटीसी के खर्चे किए उसका सबूत मांगेगा। हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है तो लेंडर की डिटेल मांगेगा। एटीसी से यू तक की डिडक्शन है तो भी क्या मांगेगा? सबूत। आप कहते हो जी सुनो 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 सुनो, एम्प्लॉई आके एम्प्लॉयर को पता है क्या कहता है? कहता अप्रूव्ड संस्था को दान दिए 40,000। मालिक कहता ले अपने रख दान दूँ। कहता मेरे को जा रहा है रजिस्ट्री जीटीआई। कहता आज तक तो क्वेश्चन नहीं सोल्व हुए मुझसे, तो मेरे को कह रहा है। कहता जी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को दान दिया। कहता दान वाली खुद ले लेना, कोई एटीसी सीधी सादी है तो बता दे, टीटीटी एटीटी हैंडीकैप वाली। मेरे को ना उलझा, एडजस्टेड जीटीआई बनाता फिर हूँ 5 हेड। मुझे क्या पता तेरे 5 हेड कितने हैं, एडजस्टेड जीटीआई कितनी है, क्वालिफाई कितना करेगा। एटीजी मालिक को मत बताना, क्यों? क्योंकि वो उलझा हुआ काम है। वो तो 5 हेड पता लगेंगे, डिटेल पता लगेगी तो सही कंप्यूट होगी। एटीजी की डिडक्शन को मालिक लेस नहीं करेगा, बाकी डिडक्शन को कर लेगा। ओके, एक 12th पॉइंट देखना, थ्योरी है। ईएसओपी में अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ मिला है, हाँ जी, एम्प्लॉय को सस्ते शेयर मिले तो क्या वो सैलरी में जुड़ता है? एम्प्लॉय को 100 रुपये मार्केट वैल्यू वाला शेयर या 300 रुपये मार्केट वैल्यू वाला शेयर 100 रुपये में मिल गया, बिल्कुल टैक्सेबल परक्विजिट है ये, टैक्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो क्या था उसमें? अगर सस्ते शेयर दिए मार्केट रेट से, वो भी क्या है? सैलरी में जुड़ेगा। कहाँ था ये? वो जो बच्चों की एजुकेशन फैसिलिटी थी ना, 1000 रुपये वाला रूल, उसके नीचे सुपरएनुएशन का 1.5 लाख कंट्रीब्यूशन का रूल, उसके नीचे ही एसओपी का रूल था। यानी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में लास्ट ये था। पर इस पे सरकार कहती है अगर स्टार्टअप वाले एम्प्लॉय को दिया, स्टार्टअप वाला एम्प्लॉयर है, स्टार्टअप मतलब इनोवेटिव, नया बिजनेस, नया आइडिया, इनोवेटिव, हौसला बढ़ाने के लिए सरकार कहती है कि स्टार्टअप वाला एम्प्लॉयर है, नया काम, उसने अपने एम्प्लॉय को, उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया? ईएसओपी में शेयर, तो उस पर आज इनकम में जोड़ के टीडीएस ना काटा जाए। मान लो 1000 शेयर दे दिए एम्प्लॉय को, 300 वाला शेयर 100 रुपये में, कितना सस्ता? 200 रुपये कंसेशन। 1000 शेयर पे कितनी? 2 लाख। 2 लाख रुपये एम्प्लॉय की सैलरी में टैक्सेबल है, हाँ, उसको जोड़ के टीडीएस कटना चाहिए ना। तो इनकम टैक्स कहता है चलो तुम्हारे लिए हम थोड़ा डेफर कर देते हैं,
नया काम है, थोड़ा टीडीएस का टेंशन नहीं डालते। ऐसा करो, इस 2 लाख रुपए पे जो टीडीएस बनता है होल्ड पे रख लो। कब भर देना? 14 दिन में। किससे? अर्लियर ऑफ 3। अर्लियर ऑफ 3 क्या? जिस साल उसको ये ESOP वाले शेयर दिए उससे सही चौथे साल के एंड में उसको 21-22 प्रीवियस ईयर में ESOP के शेयर दिए 1200 रुपये सस्ते 2 लाख वाले। 21-22 का 48वां महीना कब पूरा होगा? 23, 24, 25, 26। 31 मार्च 26 ना, 48 महीने पूरे हो गए 31 मार्च 26 को, ये डेट। या वो एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के जा रहा है जिस दिन, मान लो नौकरी छोड़ के जा रहा है स्टार्टअप वाली, वो डेट। या फिर एम्प्लॉय वो जिस दिन शेयर बेचेगा वो डेट। अर्लियर ऑफ 3 में से जो डेट अर्ली है उसके 14 दिन में टैक्स TDS जमा करवा दो। वैसे देखा जाए ये पता क्या है, ये फालतू कांटे बोरे हैं एम्प्लॉयर के लिए, इनकम टैक्स वाले। काट कूट के जमा करा के पार करो। कल को क्या एम्प्लॉय चलता बने, TDS कटे ना और तुम एम्प्लॉयर को उठाए फिरोगे TDS ला। क्यों टाइम दे रहे हो फालतू में? एम्प्लॉयर को टाइम दे रहे हैं कि TDS ना काटचे, अभी ESOP वाली सैलरी ना जोड़, इसके अभी ठहर जा, बाकी पे TDS काट ले। इस पे कब काट लेना? 14 दिन। कब? अर्लियर ऑफ 3 में से। क्या अर्लियर ऑफ 3 क्या है? या तो जिस साल ESOP में शेयर दिए उस साल के खत्म होने के 48 महीने खत्म होंगे तब, वो डेट। या एम्प्लॉय आगे वो शेयर बेच रहा है वो डेट। या एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के जा रहा है वो डेट। तीनों में से जो अर्ली डेट है उसके 14 दिन में आप टैक्स जमा करवा दो। पंगा है ना फालतू में। मैं स्टार्टअप वाला एम्प्लॉयर हूँगा तो मैं तो काट कूट के जमा करा के पार जाऊँगा। क्यों पर टेंशन लें? कल को वो TDS का पैसा वो नौकरी छोड़ के चलता बने और अपन ने TDS काटा नहीं, खुद की जेब से भरना पड़ जाए। या आप ऐसा काम करो, TDS काट के रखो फिर, और क्या है, TDS के कुल पैसे उसके रोक लो। कल को वो नौकरी छोड़ के इधर उधर हो गया तो पैसे रोके हुए आपने भर देना। समझ गए? ये थोड़ा ना सरकार ने क्यों दिया, ताकि पैसे की ना शॉर्टेज होती है नए बिजनेस में, स्टार्टअप वाले में, पैसा हाथ में रहे तो करके ऑप्शन दे दिया कि ESOP वाले जो अमाउंट को ना जोड़ो, बाकी पे TDS काट लो। इस पे कब जमा करवा देना टैक्स? जब वो तीनों में से अर्ली डेट है उसके 14 दिन में। समझ आया? 50,000 काट सकते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन। यस, बस वो तो ग्रोस में काट लो। स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लो 50,000 रुपये महीना है तो 6 लाख हो गया। 6 लाख माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 5.5 लाख रुपए पे जो टैक्स बनता है बना लो, डिवाइडेड बाय 12। 50,000 माइनस TDS कर सकते हो। चलो अगले वे पे, अगर आप PF में से निकालते हो, देखो PF में तो ऐसा है, NPS था एक, वो तो अलग से, अब यहाँ दोबारा नहीं डाला मैंने। NPS में तो क्या रूल था, अगर वो नौकरी चली गई या रिटायर हो गया तब निकलेंगे, तो जो टोटल पैसे निकलेंगे एम्प्लॉय के उसका 40% क्या है? एग्जम्प्ट। बाकी क्या है? 60% टैक्सेबल पड़ा था। लेकिन अगर नौकरी नहीं गई, बीच में से निकाल रहा है पार्शली, तो खुद वाले का 25% माफ है, बाकी 75% टैक्स, एम्प्लॉयर वाला भी टैक्सेबल पड़ा था, दोबारा नहीं लिखा। अब मैं आ रहा हूं RPF से पैसे निकाल लेगा। याद होगा RPF सैलरी में था ना, RPF में था, अगर 5 साल नौकरी करके RPF में से अपने पैसे निकाल ले, कोई TDS नहीं, कोई टैक्स नहीं। ठीक? या नौकरी 5 साल से पहले जाने की वजह हाथ पैर टूट गया, एम्प्लॉय का हैंडीकैप्ड हो गया, नौकरी तो छोड़नी पड़ी, तो भी TDS नहीं। या एम्प्लॉयर की दुकानदारी खत्म होगी, कंपनी खत्म होगी, तो 5 साल से पहले मिल रहे हैं, तो भी TDS नहीं। वरना TDS वो टैक्स लगेगा अगर RPF में 5 साल से पहले पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो बता रहा है सुपर एनुएशन फंड या RPF वगैरह में से पैसे निकालते हो, अगर वो एग्जम्प्ट है तो छोड़ो, अगर एग्जम्प्ट नहीं तो TDS काटना 10%, अगर वो पैन नहीं देता तो 47.74% TDS है, पैन नहीं देता तो। ठीक है, नीचे नोट है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एक आदमी की तनख्वाह 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए पे बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। 6 लाख रुपए सैलरी सोल्व करके दे रखी है। अब देखना, 6 लाख रुपए सोल्व करके दे रखी है तो मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह काट के सपोज 6 लाख रुपए टैक्सेबल सैलरी है साल की, करना 6 लाख का टैक्स कितना बनेगा? सीनियर सिटीजन है 70 साल का, 3 लाख रुपए क्या माफ। अगले 2 लाख पे 5% कितना? 10। अगले 1 लाख पे 20% कितना? 20,000। 30,000 का 4% एजुकेशन सेस कितना हो गया? 31,200। 31,200 डिवाइडेड बाय 12,
2600 रुपये महीना टीडीएस काट लोगे हर महीने, जितनी भी तनख्वाह हर महीने की उसमें से 2600 रुपये काट लेना। समझ आया ये? और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के है, उसने वर्ड लगाया टैक्सेबल सैलरी। समझ आई बात? नीचे क्वेश्चन नंबर 2 कहते ऊपर वाले क्वेश्चन में राम जो है नौकरी अक्टूबर में लगा हो नई नौकरी और टैक्सेबल सैलरी 6 महीने की 31 मार्च 22 तक 6 लाख हो, तो यानी ना पहले 6 महीने नौकरी नहीं करता बंदा। नौकरी कब लगाया? अक्टूबर से मार्च, कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने की टैक्सेबल सैलरी कितनी बता रहा है? 6 लाख। 6 लाख पे टैक्स कितना बनेगा? वही 31,200, वही सीनियर सिटीजन है। 31,200 को अब 6 महीने से डिवाइड करना, क्योंकि ये 6 महीने की नौकरी है, तो 5200 रुपये महीना क्या कट जाएगा आपका? टीडीएस। अगले पेज पे आ जाओ, थर्ड। सपोज राम की उम्र 70 साल है, कह रहा है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इसके, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थ्योरी बेस, पेपर में आते ही आता है, क्योंकि सीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीए ऑफिस में बहुत काम है। सीए के ऑफिस में तो टीडीएस काटने का भी काम आता है। बड़े स्कूल बैंक कहते हैं जी हमें पता ही नहीं कितना टीडीएस काटना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत काट लें तो इनकम टैक्स हमें पकड़ेगा। तो इसलिए सीए साहब को आउटसोर्स कर दो कि सर आप ही टीडीएस काटा करो लोगों का, हम आपको फीस दे देंगे। ऐसे होता है। थोड़े दिन पहले की बात है, एक केवी स्कूल वाले हैं, वो मेरे को जानते थे, मुझे कहता है जी हमारे टीडीएस का काम आपको ही दे देते हैं। मैंने उनको ना नुकर कर दी कि टाइम नहीं होता, टीडीएस के काम में टेंशन ज़्यादा है, थोड़ा गलत हो जाए फिर वो एम्प्लॉई ऑफिस में ही भेजने शुरू कर देते हैं, वो क्या वहाँ जाके ठीक करा ले, ये करा ले, वो करा ले, ऐसे। तो मैंने कहा छोड़ो यार, कोई फीस फूस भी नहीं होती कोई। क्या नहीं यार हमारा सीए तो बड़े पैसे ले जाता है। मैंने कहा हाँ ले जाता है टीडीएस के। कह नहीं बड़े पैसे ले जाता, वो तो हर महीने लाख रुपए ले जाता हम इधर से। वो मैं हंसने लगा, मैंने कहा वो आपको पता ही नहीं है, वो टीडीएस के पैसे ले जाता है, आगे जाके जमा करा देता है। उनको लगता है जी सीए आता है, थोड़ा सा काम है, लाख रुपए लेके चलता बंदा है, 1.5 लाख रुपए लेके चलता बंदा है। वो लाख 1.5 लाख रुपए अपने खाते में डाल के आपका टीडीएस भर देता है। फीस उसकी वो थोड़ी होती, फीस तो बीच में से थोड़ी सी होती है। तो लोगों को पता नहीं होता, कई बार वो सोचता जी काम थोड़ा सा इतने पैसे ले जाता है। चलो इलस्ट्रेशन 3। वैसे तो सीएस को अपने अकाउंट से पेमेंट डालनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा कल को खुद चक्कर में फंसे रहते हैं, इनकम टैक्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बस भाई साहब ये मेरे ट्रांजैक्शन थोड़ी है, लोगों से लिया और आगे दिया। वैसे सीएस को अलाउड है, कल को वो जस्टिफाई कर देता है इनकम टैक्स को, सर हमारे एसएससी बड़े ऐसे हैं जिनके पास नेट बैंकिंग और ये सिस्टम नहीं है, वो हमें कैश देते हैं, हम आगे क्या है आपको टैक्स देते हैं, आपको तो टैक्स दिलवाने में हेल्प कर रहे हैं ना हम, तो मानता है डिपार्टमेंट। चलो कहता है सपोज राम की उम्र 70 साल रुपए है, 70 साल है, और इलस्ट्रेशन 1 का डाटा लो, सैलरी कितने रुपए उसकी? 6 लाख। और सैलरी कौन से वाली है इलस्ट्रेशन 1 में? टैक्सेबल सैलरी वर्ड है 6 लाख। और क्या बता रहा है वो? कह रहा है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने रुपए है? कहता है चेन्नई वाली का 2 लाख रुपए 20,000 है, और लेट आउट वाली का 2 लाख रुपए है। तो भैया ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी 2 काम आएगा और लेट आउट का भी 2 लाख काम आएगा, 4 लाख रुपए लॉस हो गया। भैया 2 लाख से ज़्यादा मैक्सिमम कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख से ज़्यादा कम नहीं हो सकता। बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लेना। ओके कहता है मुझे प्रोप्राइटरी बिजनेस में लॉस है, मत बता प्रोप्राइटरी बिजनेस का लॉस, लॉस कोई और काम नहीं आता, मैंने बताया था टीडीएस के लिए बताया था। आगे चलो इंटरेस्ट की इनकम है, हाँ ये बता दूंगा मैं, अगर बताना चाहता है तेरी रेल बनाएंगे टीडीएस काट के हम 320, ठीक। तो करना कितना हो गया ये 2 लाख, ये कट गया 4 लाख 720, 720 पे टैक्स बनाओ कितना बनता है 56, टैक्स इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको आप 12 से डिवाइड कर लेना, 4680 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी में से फ्रॉम सैलरी टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड, इज टू बी डिडक्टेड, टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एम्प्लॉई है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी ऑफ एम्प्लॉई का नाम,
कोई कान्हा है और वो नौकरी करता है और उसकी इनकम परक्विजिट के साथ 10,65,000 है और इसमें से क्या कटी हुई है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 11 लाख कुछ होगी, 50,000 स्टैंडर्ड काट के 10,65 कह रहा है, जिसमें 1,60,000 रुपये क्या है? आउट ऑफ विच इज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन मोनेटरी परक्विजिट पे है, मतलब इनकम है। एम्प्लॉयर ऑप टू पे टैक्स ऑन परक्विजिट, इस परक्विजिट पे मालिक टैक्स देना चाहता है। हाँ जी, यानी ये समझ तो 10,65 में क्या है? कोई परक्विजिट है कितने का? 160। नॉन मोनेटरी परक्विजिट क्वेश्चन नंबर 4 में नॉन मोनेटरी परक्विजिट 160। अदर टैक्सेबल सैलरी कितनी है? अदर टैक्सेबल सैलरी अदर कर लो 10,65,000 में बाकी कितनी है बोलो? 9,05,000 बाकी है। तो इस पे टैक्स बनाना, टैक्स ऑन 10,65 कितना बनता है? बनाओ 10,65 पे टोटल टैक्स कितना बनता है? 1,37,280 रुपये। तो टैक्स, एवरेज टैक्स ऑन नॉन मोनेटरी परक्विजिट मालिक देना चाहता है तो कितना दे दे? वो टोटल टैक्स 1,37,280, टोटल इनकम कितनी? 10,65 और वो नॉन मोनेटरी परक्विजिट कितना? 160। तो उस पर कितना टैक्स बन जाएगा बोलो? 20,624 रुपये मालिक देना चाहता है तो मालिक 20,624 उसका टैक्स कर दे। 12 महीने से डिवाइड करो तो हर महीने मालिक कितना भर दे? 1,719 रुपये हर महीने इनकम टैक्स वालों को भर दे। बाकी का क्या काट ले? टीडीएस। अब टीडीएस कितना काटेगा बोलो? टीडीएस कितना? एक तो मालिक 1,719 जमा करेगा, बाकी टीडीएस कितना? ऐसा करो ना, इसका टैक्स कितना बनता है? 1,37,280 बनता है। उस टैक्स में से मालिक 20,624 जमा करवा देगा, बैलेंस टैक्स कितना बच गया? 1,37,280 माइनस 20,624, तो बैलेंस टैक्स ऑफ एम्प्लॉय कितना बचेगा? 1,16। इसको 12 महीने से डिवाइड करके मालिक हर महीने कितना टीडीएस काट लेगा? 9721। ये हर महीने टीडीएस काटेगा। 20,624 डिवाइडेड बाय 12, 1,617 हर महीने इनकम टैक्स में ये जमा करवाएगा अपनी जेब से नॉन मोनेटरी परक्विजिट पे टैक्स, ये टीडीएस काटेगा। यानी टोटल ही हो गया साल का टैक्स 1,37,280 हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एग्जामिन करो पर्सन जो पे कर रहा है टीडीएस काटेगा कि नहीं। पढ़ो। एमएसबी लिमिटेड एम्प्लॉयर है, क्रेडिट कर रही है सैलरी 340 एम्प्लॉई राम के खाते में 31 मार्च 22 को, तो क्या टीडीएस काटना बनता है? नहीं। सैलरी ड्यू करने से टीडीएस नहीं कटता, सैलरी पे करने पे टीडीएस कटता है। तो ये ड्यू की एंट्री कर रहे हैं तो इस पे टीडीएस का कोई रूल नहीं बनेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट 6th, साहू कहाँ नौकरी करता है? साहू एक्स लिमिटेड में। कितनी सैलरी इसकी? 60,000 और ये रिजाइन कर देता है 31 जुलाई को। 60,000 रुपये इसके साथ पर मंथ है, 60,000 रुपये महीना। 31 जुलाई को रिजाइन कर देता है और 1 अगस्त को क्या नई नौकरी 70,000 वाली लग जाता है। तो बोलो एक्स और वाई लिमिटेड वाले कितना सैलरी पे टीडीएस काटेंगे? अच्छा पहले तो एक्स लिमिटेड की बात करो। बंदे की तनख्वाह कितनी है बताना? 60,000 रुपये महीना, 12 महीने का कितना हो गया? 720 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन काटना, 670 पे टैक्स बनाना, 12,501 हो गया, 170 पे 20% 34,001 हो गया, 12,500 और 34,000 कितना हो गया? प्लस 4% कर लिया एजुकेशन करो। 48,360, 48,360 डिवाइडेड बाय 12। हर महीने एक्स लिमिटेड कितना टीडीएस काटेगी? 4,030। आंसर में देखो 4,030 काटा अप्रैल में, मई में, जून में। मानो जुलाई में नहीं काटा होगा, पता क्यों? जुलाई को बंदा क्या हो गया, वहां से रिजाइन कर गया। कंपनी वालों ने सोचा अब यहाँ हमारे से तो गया, हमें क्या पता आगे नौकरी करे ना करे, इसकी तनख्वाह तो 4 महीने की 60-60 के हिसाब से 240 ही बनी है, हम क्यों टीडीएस काटे? हमारे पास तो आगे सैलरी लेनी नहीं इसने, हमें क्या पता। उन्होंने नहीं काटा। सपोज उन्होंने 3 महीने तो काट दिया, तब तक कुछ पता नहीं था। अप्रैल में, जून,
जुलाई में नहीं काटा। 1 अगस्त को नई नौकरी लग गया, किसके पास जा लगा, वाई, और नए मालिक को पिछला सारा डेटा दे देता है, ये क्वेश्चन में लिखा है। और नई नौकरी कितने की है, 70। सुनो अब, नए मालिक को बता देता है मैं पीछे 4 महीने नौकरी करके आया हूँ, आया ना, 60 60 60 60 240। नए मालिक के पास 70,000 इंटू 8 महीने का करना, 70,000 इंटू 8 महीने का 560, और पुरानी नौकरी का 60 60 60 60 240, 8 लाख पे टैक्स बनाना, 8 लाख पे टैक्स, एजुकेशन सेस जोड़ के 75 400 माइनस पहले टीडीएस कटा हुआ है 3 उसके 42 4030 इंटू 3 महीने का कटा हुआ है, 12,090 कटा हुआ है। बाकी कितना बच गया टैक्स बोलो, 63,000 कुछ, डिवाइडेड बाय 8 महीने कर लो। गलत क्यों आ रहा है, अच्छा वो स्टैंडर्ड भी तो थी, 60 60 60 4 महीने की 240, 70,000 इंटू 8 महीने की 560, कितने हो गए 8 लाख, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50, 7.5 लाख रुपए पे टैक्स कितना हो गया, 62,500 प्लस 4% 65,000, 65,000 माइनस 3 महीने टीडीएस कटा है पुराने मालिक का कितना 4,030 12,090, तो 65,000 माइनस 12,090 जो आया डिवाइडेड बाय 8 महीने 6614 रुपये हर महीने नया मालिक टीडीएस काट लेगा। समझ आ गया टीडीएस का ये गेम क्या, हर महीने कैसे कटता है स्लैब रेट से, इस तरह से ये रूल चलता है, कर लोगे ये। तो 192 बड़ा सेक्शन है, 7-8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के साथ, तो आपको पता लग गया टीडीएस सैलरी पे कैसे कटता है। हो जाएगा ये सैलरी वाला, कम में